स्टूडेंट्स, आपने ऋग्वेदिक सभ्यता पढ़ ली। ऋग्वेदिक सभ्यता थी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेदिक काल में वहाँ के लोगों के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इन सब के बारे में हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया। प्रश्न भी खूब इम्पोर्टेंट थे, उनको आप याद भी कर लोगे। अब आगे जो हम ले रहे हैं वो आज है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है वो ऋग्वेद के बाद का काल है, ऋग्वेद के बाद का काल। और देखो, ऋग्वेदिक सभ्यता उत्तर वैदिक सभ्यता आपस में जुड़ी हुई हैं। कैसे? एक घटना के बाद में दूसरी, तो इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होता है वही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, धार्मिक व्यवस्था में परिवर्तन, क्या परिवर्तन आता है उसको हम याद करेंगे। कुछ चर्चा तो हमने पहले ऋग्वेदिक सभ्यता के साथ जोड़ के ही चर्चा कर ली थी। अब जो नए परिवर्तन आ रहे हैं उन पर हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल कब से कब है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। अच्छा, इसको उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं? ऋग्वेदिक कालीन जो सभ्यता थी उसकी जानकारी केवल ऋग्वेद से मिलती थी, और इस सभ्यता की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इस काल में इन ग्रंथों की रचना हुई थी ऋग्वेद के अलावा। तो इसलिए ये क्या कहलाता है? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक ऋग्वेद के अलावा, तो इन ग्रंथों की रचना हुई थी, और इन ग्रंथों से ही हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। हमने ऋग्वेदिक सभ्यता पढ़ते समय आर्यों का विस्तार किया था खूब डिटेल से, कि ये भारत में सबसे पहले सप्तसिंधु प्रदेश में आए। एक इससे पहले भी आप पढ़ चुके थे कि ये ईरान में इनका अभिलेख मिला है, फिर बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया सीरिया में मिला है, फिर ये लोग आगे बढ़ते आए हैं। इधर सप्तसिंधु प्रदेश भारत के लिए प्रसिद्ध था। फिर ये ब्रह्मावर्त, सरस्वती और दृष्टि के बीच का सबसे पवित्र, फिर मध्य देश आर्यवर्त, वो हम ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक साथ के साथ अध्ययन कर लिया। एक थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य यमुना, गंगा एवं सदानीरा, सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं, ऋग्वेद में लिखा है, नदियों के मैदान को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। मतलब इधर पूर्व की ओर बढ़े। और उत्तर वैदिक काल में मुख्य केंद्र था मध्य प्रदेश या मध्य देश, गंगा यमुना के दोआब में आ गए थे। ये सरस्वती से लेकर गंगा तक फैल चुके थे उत्तर वैदिक काल में। सरस्वती, ब्रह्म ऋषि देश, गंगा, मध्य देश। अच्छा, इस समय के जो प्रसिद्ध कुरु एवं पांचाल दो प्रसिद्ध राज्य थे। ऋग्वेदिक काल में आर्य लोग जन में बटे हुए थे। जन, छोटे छोटे कबीला, यूं कहें हम कबीला। वहाँ 5 कबीले प्रमुख थे जो पंचजन कहलाते थे। पर उत्तर वैदिक काल में यही जन किस में बट गए? जनपद में। ऋग्वेदिक काल के जन उत्तर वैदिक काल में जनपदों में बट गए, और 2 प्रसिद्ध जनपद थे, एक कुरु और दूसरा पांचाल। अब कुरु देखो, कुरु ऋग्वेद में जहाँ छोटे छोटे कबीले थे, उन 2 कबीलों में एक तो पुरु और एक भरत। पुरु और भरत ये दोनों कबीला मिलकर के कौन सा कबीला बन गया? कुरु। याद रखना, पुरु और भरत कबीला मिलकर के कौन सा जनपद बन गया? कुरु। इस कुरु जनपद की प्रारंभिक राजधानी थी अश्निदिवंत, और बाद में राजधानी कहाँ बन गई? हस्तिनापुर। बाद में इसकी राजधानी बन गई हस्तिनापुर। और इस कुरु जन के प्रसिद्ध राजा थे परीक्षित, जन्मेजय। राजा तो बहुत से थे, पर ये 2 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, परीक्षित और जन्मेजय। परीक्षित को अथर्ववेद में, किस में? अथर्ववेद में
मृत्युलोक का देवता भी कहा गया है। ये जो कुरु जनपद है, महाभारत इसी कुरु जनपद की कहानी है। कुरु जनपद की कौरव और पांडु में जो लेकर के युद्ध होता है। तो ये था हमारा कुरु जनपद। दूसरा था पांचाल। ये पांचाल जनपद उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। सोने पांचाल ये कौन से कबीलों को मिलके बना था? तुर्वस व क्रीवी, इन दो कबीलों से मिलकर के, तुर्वस व क्रीवी कबीले से मिलकर, और आधुनिक बरेली, बंदायूं एवं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र वो पांचाल क्षेत्र में आता है। आपको ध्यान होगा महाभारत काल में पांचाली, पांडु की पत्नी पांचाली इसी पांचाल क्षेत्र से संबंधित थी। यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। देखो यहाँ की राजधानी, पांचालों की राजधानी क्या थी? कामपिल्ले। और यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक था वो था परवाहन जेवाली। परवाहन जेवाली, ये परवाहन जेवाली दार्शनिकों को, ज्ञानी व्यक्तियों को अपनी सभा में संरक्षण देता था। और प्रसिद्ध विद्वान है आरुणि श्वेतकेतु, वो भी किससे संबंधित है? पांचाल जनपद से। उपनिषदों में संवाद आता है आरुणि श्वेतकेतु किस जनपद से थे? पांचाल जनपद से। फिर बाद में पांचाल की जगह किसने ले ली? विदय। उपनिषद काल में विदय ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया। और एक विदय का राजा था प्रसिद्ध जनक। आपने रामायण में खूब पढ़ा है। विदय राजा जनक की पुत्री थी सीता। विदय राजा जनक दार्शनिकों को, विद्वानों को अपनी सभा में बुलाता था और खूब चिंतन मनन होता था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। हम पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल के जन उत्तर वैदिक काल में जनपदों में बट गए थे। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। राजतंत्रात्मक और राज्याभिषेक की परंपरा पहली बार उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होती है। जन्म जब हम ऋग्वैदिक सभ्यता कर रहे हैं तो ऋग्वेद में थे कबीले, छोटे छोटे कबीले थे। और कबीलों का क्या होता था? सरदार होता था। फिर वही गोप कहलाया, राजन कहलाया। धीरे धीरे जन, जन का अधिकारी गोप, फिर वही क्या बन गया? राजा बन गया उत्तर वैदिक काल में। और राज्याभिषेक की जो परंपरा है ये भी कब से प्रारंभ होती है? उत्तर वैदिक काल में। पहले हम एक बात पढ़ चुके हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। इम्पोर्टेंट था, उस समय हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ते समय। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले दिया था ऐत्रेय ब्राह्मण ने। और राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ होती है? उत्तर वैदिक काल। अब देखो बड़े बड़े राजा बनने लगे और उत्तर दिशा का जो राज्य था वो कहलाता था विराट, और दक्षिण दिशा का राज्य कहलाता था भोज। दक्षिण दिशा का, ये पूर्व दिशा का राज्य कहलाता था सम्राट। जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बाद में मौर्य काल में आता है। और पश्चिम दिशा का राज्य कहलाता था सौराट, ये पश्चिम दिशा का राजा। और इनके पूर्व दिशा का राज्य कहलाता था वे राज्य, दक्षिण का राज्य कहलाता था। इसको राजा भी बोलते थे। पूर्व का था प्राच्य और पश्चिम का कहलाता था स्वराज्य। इस तरह से बांट दिया गया था। एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा था, उत्तर भारत के सम्राट की क्या उपाधि थी? क्या कहेंगे? विराट की। और पूर्व के की क्या थी? राजा की उपाधि क्या थी? सम्राट। राजा वंशानुगत होता था और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मिलती है। मंत्री परिषद के बारे में हमने ऋग्वेद में पढ़ा था। मंत्री परिषद वही है। मंत्री परिषद
इसमें कुछ और विस्तार हो गया। देखो पुरोहित ऋग्वेद में भी था, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक राजा का, पूर्व दुर्गों से संबंधित स्पष्ट, गुप्तचर, ग्रामीणी, रत्नी, ये अधिकारी ऋग्वेदिक काल में भी थे, हमने खूब इम्पोर्टेंट थे, पढ़ चुके हैं। एक वेरी इम्पोर्टेंट भागदूत आपको याद करना है। भागदूत ये उत्तर वैदिक काल का अधिकारी है, और उत्तर वैदिक काल का भागदूत किससे संबंधित था? भूराजस्व के रूप में उपज वसूल करने वाला। जो भूराजस्व वसूल करता था वो क्या कहलाता था? भागदूत। खूब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है मंत्री परिषद में, और यही पूछा जाता है, बाकी तो ऋग्वेद में आ जाते हैं। भागदूत सबसे पहले नियमित भूराजस्व लेना उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में ये भूराजस्व कितना लिया जाता था? 1/16। आप पढ़ोगे आगे, मुगलों के काल में 1/3, अंग्रेजों के काल में और 50%, 70% बढ़ते गए हैं, पर सबसे पहले भूराजस्व लेना कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, और ये कितना था? 1/16। और कौन सा अधिकारी लेता था? भागदूत। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करोगे, अक्षवाप, ये था धूर्त कीड़ा अधीक्षक, मतलब जुआ खेलने वालों का अधिकारी। उत्तर वैदिक काल में, या हम यूँ कहें राजपूत सभ्यता में भी जुआ खेलना बुरा नहीं माना जाता था। जैसे युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, अपना सब कुछ हरा चुके थे, तो अक्षवाप होता था धूर्त कीड़ा अधीक्षक। एक संग्रहित्र कौन होता था? कोषाध्यक्ष, जिसके पास धन एकत्रित रहता था। क्षत्रिय महाप्रतिकार, ये सुरक्षा से संबंधित अधिकारी होता था। गोविकर्तन, गवा अध्यक्ष, गाय चारा, इनसे संबंधित होते थे। ये थी हमारी उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल कौन सा है? ऋग्वेद के अलावा जो वेद, कौन से? यजुर, साम, अथर्व, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इनकी जो रचना हुई वो काल कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। अच्छा, आर्यों का विस्तार हुआ, विस्तार वाले में हमने एक साथ ले लिया था। जैसे वो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्म ऋषि देश सरस्वती और दृश्वती से आगे बढ़ते हैं, और कहाँ तक बढ़ जाते हैं? यमुना, गंगा, सदानेरा, गंडक नदियों तक आ जाते हैं। आगे आर्यों का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, और बढ़ जाते हैं आर्य, सरस्वती से लेकर गंगा तक यहाँ विस्तार हो जाता है। ये हमने ऋग्वेदिक सभ्यता पढ़ते समय पढ़ा था। विदय माधव की कथा, विदय माधव अपने गुरु राहुल गण के साथ अग्नि से वनु का सफाया करता गया और पूर्व की ओर विस्तार करता गया, तो वो भी इसी उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। इस तरह से इनका विस्तार हो जाता। दो प्रसिद्ध है, एक तो कुरूर, दूसरा पांचाल। कुरु किन से मिला था? पुरु और भरत कबीले से। इसकी राजधानी प्रसिद्ध याद रख लो, हस्तिनापुर। 2 राजा हमने किए थे, परीक्षित, जन्मेजय। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया, किसमें? अथर्ववेद में। दूसरा पांचाल, जो सबसे महत्वपूर्ण था, तुर्वस व क्रीवी कबीले को मिलकर के बना था, और यहाँ की राजधानी क्या थी? कामपिल्ले। प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रवाहन जयवाली। आरुणी श्वेत केतु इसी विद्वान पांचाल सभा में हुए थे। एक विदय, उपनिषद काल में पांचाल का स्थान किसने ले लिया था? विदय। और यहाँ का राजा कौन था? जनक, जो स्वयं हल चलाता था, दार्शनिकों को महत्व देता था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित था, और ऋग्वेदिक काल में जो जन थे वही उत्तर वैदिक काल में क्या बढ़ गए? जनपद। एक अच्छा प्रश्न है, राज्याभिषेक की परंपरा सर्वप्रथम कब शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर के राजा क्या कहलाते थे? विराट। दक्षिण के भोज, पूर्व के सम्राट, पश्चिम के सौराठ। राजा वंशानुगत होता था और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। सभा और समिति थी, उनका प्रभाव कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में
अथर्ववेद में स्वभाव समिति को प्रजापति की दो हिताएं पुत्रिया कहा गया है। एक ये अधिकारी करोगे भागदूत, ये कौन था? भूराजस्व वसूल करने वाला। और भूराजस्व सबसे पहले कब शुरू हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। और कितना था? 1/6। अक्षवाप, ये क्या था? धूर्त कीड़ा अधीक्षक, जुआ अधीक्षक। ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। थोड़े से लेसन बड़े हो जाते हैं परंतु इनमें कहीं कोई चीज़ छुट्टी नहीं है। आप अपनी किताब पढ़ेंगे या गाइड पढ़ेंगे, उसके बाद में नोट्स पढ़ेंगे और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बता दिया उसको याद कर लोगे। एग्जाम में हिस्ट्री का एक भी प्रश्न इस नोट से बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा नहीं, सही भी होगा। एग्जाम में सिलेक्शन करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है हिस्ट्री का। जैसे आज मान लो कुछ बच्चे बाद में जुड़े हैं या कुछ की तैयारी कम हो पाती है, मैं कह रहा हूँ इस बोर्ड के 5 प्रश्नों में से प्रश्न आ जाएगा। जब ये टॉपिक उठाता 5 प्रश्न कौन से करें, पर वो आपकी पकड़ होनी चाहिए कि कहाँ से करें। आज के प्रश्नों में देखो, एक तो पुरु और भरत कबीले को मिलकर। दूसरा पंचाल, तुर्वस व क्रीवी। 2 राजाओं के नाम रखोगे, परीक्षित और जन्मेजय। विदय का राजा याद रखोगे, जनक। आज के बोर्ड की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण है बागदूत नंबर 1 पर। दूसरा अक्षवाप और कुरु और पांचाल। ये सबसे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हैं, ये आपको तैयार करना। इस तरह से एक दृष्टिकोण विकसित करो अपना तैयारी के प्रति, पहले से पढ़ के रखो और खूब जम करके हर चीज़ याद हो। और जब व्यक्ति का उद्देश्य पढ़ना है तो क्यों न अपनी जी जान लगाए। आप लोग मेहनत करो, इस बार टेस्ट आपका समय पर होगा, अच्छे अंक लेकर के आओ। चले स्क्रीनशॉट ले लेंगे।